मेरा नाम सनम है और मेरी उम्र 20 साल है। आज जब मुझे सुबह से उल्टियाँ आ रही थी और मेरे जिस्म में होने वाली बेचैनी को मैं समझ नहीं पा रही थी और जिस्म में शदीद दर्द था। सनम अपना माथा छूकर बुखार चेक करने लगी तो मेरी हालत देख रज़ा मेरे कमरे में आया। कहता तुम बस मेरी हो। तो वो झुका और मैं उसे पीछे हटाने लगी। दीवानगी किस नंबर 12। सनम कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। सर घूम रहा था और अपने अंदर उठती अजीब सी मतली वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सबसे लगातार उल्टियां हो रही थी। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है। सनम अपना माथा छूकर बुखार चेक करने लगी। क्या हो गया आपको सनम जान, आप ठीक तो है ना। खाला ने बताया कि आपकी तबीयत बोझल है। कमरे में दाखिल होता रजा उसकी तरफ बढ़ा और अपनी नाइट नीली कर उसे देखने लगा जो जर्द पड़ रही थी। मैं डॉक्टर को बुलाऊं। रजा उसके झुके सर पर लब रखता हुआ दीवाना वार बोला, नहीं बस फूड पॉइजनिंग है। रात को दूध का बना सामान खा लिया था, इसलिए बदहजमी हो गई। सनम ने कह दिया और बेड पर दर्द से लेट गई। सनम को अपनी हालत खराब होती महसूस हो रही थी। सर चकरा रहा था और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। रजा ने झटक से अपना कोट उतार कर साइड पर फेंका और उस अपने आस्तीन का बाजू मोड़कर सनम के करीब बिस्तर पर जा बैठा। कुछ तो बोलो, ऐसे ही ऊंधे मुंह लेटी हो। रजा ने कहा तो सनम ने कराह कर करवट बदली और नाराजगी से कहा कि कल रात आप कहाँ थे। अपने कमरे में था, तुम्हारे ही करीब था। आप क्यों रोज मुझे नींद में उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं। आपको खुद पर काबू नहीं है, सब्र नहीं है। सनम एकदम गुस्से से बोली तो रजा हंस दिया। काहे का सब्र, बीवी हो तुम, जो भी हो तुम्हें मेरे करीब रहना है हर हाल में। रजा उसके वजूद से मोहब्बत चुन कर बोला, दूर रहिए आप, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं रहते हैं, आप बहकते रहते हैं। सनम रजा को खुद पर झुकते देख घबरा कर बोली तो रजा ने उसे जोर से खुद में भेज दिया, जिस पर सनम बौखला कर रह गई। मैंने कहा था ना, दूर रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, आओ मेरे करीब, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। रजा अब मुकम्मल तौर पर भटक गया और सनम का दुपट्टा गले से हटाकर वहां से अपने लब रखता खुद को मोहब्बत लुटाने से रोक नहीं सका। सनम मचलने लगी और अपनी तबीयत का भूल कर वो रजा को खुद से दूर करने लगी। देख लेना, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम मुझे और मेरी वार गैया को याद करोगी कि कोई था जो मुझे दीवानों की तरह चाहता था। रजा उसका चेहरा अपने हाथों में थामता हुआ बोला और उसकी हरी आंखों को शर्म से झुकने पर मजबूर कर गया। रजा के लबों पर दिलकश मुस्कान रक्स कर गई थी। वो जानता था कि सनम उसके करीब शर्मा गई जाती है। अब तुम कहोगी मैं बहक जाता हूँ, लेकिन मिसिस आप ये अपनी होश होशरबा अदाओं से मुझे बहकाती रहती हैं। नजरों का सिबंद गिरा लेना और जो शर्माना जैसे मुझे कोई गैर हूँ। रजा ने कहा तो सनम अपनी आंखें खोलकर रजा को देखने लगी जो उसके कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू हाल कर चुका था। अब शर्माने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें नींद में भी अपने प्यार से महका चुका हूँ। इतना ज्यादा शर्माओगी तो मुझे तुम पर टूट कर प्यार आ जाएगा। रजा अपनी शहादत उंगली से उसके गाल को छूता हुआ बोला। जिस तरह रजा की शख्सियत थी वैसे ही उसका शिद्दाना लहजा और मोहब्बत भी। रजा तो सिर्फ अपनी कुल कायनात अपनी मता जान को देख रहा था जो उससे बचने के लिए राह फरार ढूंढ रही थी। रजा ने अपना गाल से बेदर्दी सनम से के गाल में मस कर दिया था तो वो तड़प उठी। रजा की हल्की बड़ी हुई शेर सनम के गालों में उसकी दाढ़ी चुप कर रह गई थी। सनम से जब रजा की मोहब्बत बर्दाश्त ना हुई तो उसने रजा के कॉलर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। रजा उसकी यूं नाज मिजाजी पर अश कर रह गया। रजा ने अपने सुलगते लब को सनम के नाजुक लबों से जा मिलाया और अपनी तशनगी मिटाने लगा। सनम भी उसकी मोहब्बत पर लब्बैक कह उसका साथ देने लगी थी क्योंकि भागने के रास्ते रजा ने पहले ही खुद प्रस्तुत कर दिए थे। सनम की धड़कन पूरे ख्वाबनाक माहौल में तेज से तेज होती चली जा रही थी जो रजा भी आसानी सुन सकता था। थोड़ी ही देर में सनम अपने होश खोकर मुकम्मल तौर पर रजा की बाहों में समा गई थी। शाम हो चुकी थी और कमरे की हालत अबतर हो रही थी। रजा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपनी चाहत को मुकम्मल कर पा लिया था। उसे अपनी मोहब्बत की मंजिल हासिल हो गई थी। रजा के जोड़े बेदाग गोरे सीने पर सनम अपना सरक दुनिया होश से बेगानी सो रही थी। सनम का दूधिया गोरा बाजू चादर से बाहर था जो रजा के गले में लिपटा था। रजा ने सनम की नाजुक हालत को देख अपनी हंसी रोकी क्योंकि सनम अगर उठ जाती तो वो अपनी हालत देख शर्म से कट जाकर रजा ने उसका सर अपने सीने से आहिस्तगी से तकिए पर रखा और खुद बेड पर नीचे उतरकर अपनी शर्ट पहनकर वो सीधा वॉशरूम गया था।
सनम थोड़ी देर बाद उठी तो अपने दकते सर के साथ अंगड़ाई ली, लेकिन दूसरे ही पल वो खुद में सिमट कर रह गई। या खुदाया मेरे कपड़े! सनम ने जल्दी से बेड से नीचे कपड़े उठाए और जल्दी से पहनकर बेड से उछलकर नीचे उतर गई। जाओ जाकर शावर ले लो। रजा वॉशरूम से निकला तो सनम को यूं सर झुकाए खड़ा देखकर उसकी हालत समझा हुआ था। सनम उठी और सीधा कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में आकर उसने अपनी गर्दन को आईने में देखा, जहां लाल लाल निशान साफ वाज़ेह हो रहे थे। उफ, ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों रज़ा सर की मोहब्बत में बह गई हूँ? अगर मैं मजबूत रहती तो कभी भी इन्हें खुद के करीब नहीं आने देती। मैं भी खुद को संभाल ना पाई। सनम खुद को हालत की जिम्मेदार खुद ठहराती, कपड़े अलमारी से निकालती, शावर लेने चली गई। सनम नहा धोकर कमरे से निकली तो अपने गीले बालों को तौलिए से बांधने किचन की तरफ गई। दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और घर पर हयात खाला भी दिन से अपने किसी रिश्तेदार की तरफ गई हुई थी। ये पता नहीं खाला कहाँ रह गई हैं। मुझे भूख लगी है और इनका कुछ अता पता नहीं है। सनम को अब कौफत हो रही थी। हयात खाला अभी तक नहीं आई थी। सनम किचन में जाती इससे पहले ही सनम ठटक कर रह गई, क्योंकि किचन में रजा खड़ा बड़ी मुस्तैदी से गाजर और टमाटर और चॉपिंग चॉपिंग बोर्ड पर कट रहा था। 2 मिनट ठहर जाओ, मैं अभी पास्ता बना देता हूँ। रजा दूर खड़ी सनम की तरफ आंख बंद कर कर बोला था। सनम सोचा, रजा सर को कैसे पता चला कि उसे भूख लगी है? छोड़ दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। सनम को यूं रजा का किचन में खड़ा काम करना अच्छा नहीं लगा। तुम वही खड़ी मुझे काम करती हुई देखो, मुझे सब आता है, डोंट वरी, रजा ने तो फाखर से कहा तो सनम काउच पर बैठ गई और रजा को देखने लगी, जो किसी अच्छे शेफ की तरह नफासत से काम कर रहा था। सनम सिर्फ देखती ही रहती और रजा उसके आगे पास्ता सर्व कर कर भी चुका था। मोहब्बत में मोहब्बत से ज्यादा अपने महबूब का ख्याल रखना अच्छा लगता है। रजा उसके बालों को प्यार से सुलाकर बोला। सलीम ने कुछ नहीं कहा और पास्ता खाने लगी। रजा अचानक ही पीछे से किसी की करत आवाज आई तो सनम और रजा पीछे मुड़ के तो कोई और नहीं, मुर्तजा साहब और रजिया खड़े थे। सनम डर से खड़ी हो गई। रजा के होश भी एक पल के लिए उड़ गया, लेकिन उसने फौरन अपने जबड़े गुस्से से बीच लिए। ये सब क्या है? और ये लड़की कौन है? और हमने जो अभी देखा सुना वो सब क्या है? मुर्तजा साहब रजा के पीछे खड़ी सनम की तरफ इशारा करके बोले और सनम को तो डर से हालत खराब हो रहा था। सनम वहां से जाने लगी, तभी रजा ने सख्ती से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर अपने साथ खड़ा किया। मेरा हाथ छोड़े प्लीज। सनम इतने शब्द बस्ता सर्द में भी पसीने से भीगने लगी। आपने जो कुछ भी देखा सुना वो सब सही है। मैं और सनम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रजा ने बेलचक लहजे में कहा। सनम हैरानी से उसका मुंह तकने लगी। सनम ने जो सोचा था उसके उल्टा बिल्कुल बरक्स हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस लड़की के लिए तुम मेरे सामने डट कर खड़े हो? मुर्तजा साहब ने गुस्से से बिपट कर कहा। रजिया सामने आई और सनम की तरफ छिपटी, लेकिन रजा ने उसे बाजू रोका। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा समझा, लेकिन तुमने मेरे ही मंगेतर पर डोरे डालकर फंसा लिया। रजिया की बात पर सनम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनम अपने किरदार की धज्जियां उठते देख रोनी सूरत बनाकर बोली, हाँ ऐसा ही है और तुम्हें दरमियान में टांग नहीं उड़ाने की जरूरत है। रजिया को मुंह तोड़ जवाब देकर बोला। रजा को खदशा लाक हो गया था कि कहीं सनम कहीं जज्बात में बहकर अपनी कम अक्ली का मुजाहरा न कर दे। चुप करो तुम। रजा, तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते हो। 1 मिनट में समझा। और वो बूढ़ा आगा अपनी बेटी को सामने कर मुर्तजा साहब के कुछ और भी कहते कि सनम रजा का हाथ पूरी ताकत से झटक कर चीख पड़ी। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है मेरे आगा। जान को खुदारा कुछ नहीं कहिए। आपको जो बोलना है मुझे बोले, बीच में मेरे बाबा जान को ना लाए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है रजा सर, और मैं कभी नहीं, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा, अगर इतनी ही पारसा हो तो मेरे नजरों से दूर हो जाओ और आइंदा मेरे बेटे के करीब भी मत मत भटकना। मुझे साहब नफरत आमेज लहजे में बोली तो सनम जल्दी से कमरे से गई और चादर कंधे पर डाले हाथ में पर्स लिए बाहरी दरवाजे की जाना बढ़ गई। सनम, नहीं रुको। रजा उसकी तरफ लपका, लेकिन सनम रुकी नहीं। सनम इतने छोटे मोटे हाल और पेचीदगी से डर गई। तुम पछताओगी, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा। रजा स्पाट लहजे में बोला तो सनम रुकी और बगैर पलटे ही बोले, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। आप किसी खुशफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि जहां मेरे आगा जान की इज्जत नहीं वहां मेरी भी नहीं। और वैसे भी आपके साथ मैं जबरदस्ती रिश्ते में बंधी थी। रजा को लगा उसका दिल किसी ने चीर कर रख दिया है। सनम जा चुकी थी। रजा सर पकड़े बैठ गया। जब रजा को लगता था सब ठीक हो गया है, सब सही है, इसी की सारी खुशियां वापस लौट आई हैं, तब कुछ ऐसा बुरा होता था कि उसकी बदनसीबी उसके सामने मुंह पर उदासी का तेजाब फेंक कर चली जाती थी।
आज आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरा कमजोर पहलू दबाया है। रजा दीवानों की तरफ बेताबी से बोला, हाँ जानबूझकर किया मैंने, ताकि तुम इस लड़की से दूर हो जाओ। रजा, मोहब्बत बहुत बेकार चीज है, तुम इन सबसे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मोहब्बत में इंसान कमजोर है, बेबस हो जाता है। मोहब्बत सिर्फ इंसानों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है। मुद्दत साहब रजा का कंधा प्यार से थपथपा कर बोले। रजा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ खामोश रहा और दरवाजे को तकता रहा। रजा जानता था कि सनम का कमजोर पहलू उसके आगा जान है और सनम के सामने कोई भी उसके आगा जान को बोलता वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ऊपर से सीधा उसके किरदार पर किया गया था। वो कैसे चुप रहती। और रजा सोचने लगा, सनम बहुत ज्यादा हसास है, इतने छोटे छोटे मामलात में घबरा गई। इस कदर नाजुक मिजाजी रजा जानता था। सनम यहाँ से जाने के लिए बस एक बहाना तलाश कर रही थी, इसलिए रजा ने खुद पर और अपने गुस्से पर काबू रखा। रजा ने सनम के लिए खुद को बदल डाला, उसके सारे जुल्म सह लिए, उसके हाथों का पका खाना, फीका खाना, जला खाना, नमक वाली चाय, सब हजम और बर्दाश्त कर लिए, सिर्फ उसके लिए बर्दाश्त के लिए। सिर्फ उसके लिए वो डर गया था कि सनम को खो ना दे या सनम उसे छोड़ ना जाए। आज वही हुआ, सनम उसे छोड़ गई। रजा को खुद भी खालीपन महसूस हो रहा था। आज पहली बार उसका दिल किया कि वो रोए और अब रब से फरियाद करे कि उसे उसकी सनम वापस मिल जाए। रजिया से अब अगले महीने ही मिसबा के निकाह के साथ तुम्हारा भी निकाह है। मुर्तजा साहब बोले तो रजा ग्राह से रजिया को देखने लगा, जो स्लीवलेस साड़ी पहने मकारी से मुस्कुरा रही थी। मुझे मंजूर है, पर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। रजा ने कहा तो रजिया और मुर्तजा साहब बड़ी हवेली वापस चले गए। सनम वापस इस्लामाबाद पहुंच गई थी। सनम को इतनी खुशी मिल रही थी कि उससे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बार बार दिमाग में रजा के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, तुम पछताओगी, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा। सनम ने जहन झटक दिया और सोचा, रजा के अब्बा वैसे भी बहुत ज्यादा बदमजाज और दकियानूसी सोच के मालिक हैं, ऊपर से रजिया ने भी उसके किरदार पर उंगली उठाई थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। सनम को इतने वक्फे से पहली बार एहसास हुआ कि वो रजा के साथ बहुत गलत कर आई है, और कहीं ना कहीं सनम का दिल भी दर्द से छल नहीं हो रहा था। लेकिन वो अजल से जिद्दी थी और अपने दिल की बातों को अनसुन कर वो वापस अपने घर पहुंच गई थी। सनम खुशी खुशी घर की लाउंज में दाखिल हुई तो उसका दिल डर से दहल गया था, क्योंकि पूरा कमरा खून से लुथरा था। खुदाया खैर, कहीं आगा जान। सनम सब कुछ भूलकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे की जानब भागी। आगा जान कमरे में नहीं थे। फिर वो वापसी नीचे आई और हाल की तरफ गई, जहां उसके आगा जान खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नागवारी से भरा लहजा था। सनम को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने शीशा घोल कर डाल दिया। सनम को आगाजान से ऐसी बातों की हरगिज तवक्का नहीं थी। सनम ने सोचा था वो अपने आगाजान के सामने जाएगी तो वो उसे अपने सीने से लगा लेगी। मैं आपसे मिलने आई हूँ आगाजान, सनम बोलकर अपने आगाजान को देखने लगी, जो सख्त खफा लग रहे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी घर मत आना, कुछ दिन रजा के यहाँ रहो, तुम फिर यहाँ क्यों आई? आगा साहब ने खफगी से कहा तो सनम की आंखें भर आईं। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, कोई गैर हूँ। सनम को लगा अब उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, सब वीरान हो गया है। सनम, बच्चों जैसी बातें मत करो, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। कुछ सोच समझ कर ही मैंने तुमसे रजा के यहाँ कुछ दिनों तक क्याम करने को कहा था, लेकिन नहीं, मैं तुम भूल गया। तुम सनम जान एक जिद्दी लड़की हो। आगा साहब की बात पर सनम को दिल किया कि वो कहीं जाकर डूब मरे या खुद को ही खत्म कर ले। सनम आज पहली बार आगा साहब ने यूं जब आकर बात किया था। आगा जान, मुझे आपके पास रहना है, आपके साथ रहना है, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आपकी बहुत याद आती है। सनम बोलकर बल्कि रोने लगी। जाओ, वापस ही चले जाओ, यहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। आगा साहब ने जैसे ही कहा, सनम एक पल भी गवाए बगैर अपने घर से निकल गई। सनम को लगा मुर्तजा साहब और रजा से भी ज्यादा उसके आगाजान पत्थर बन गए हैं। सनम बचपन से ही आगाजान की हर बात मानी थी, लेकिन सनम ने फैसला कर लिया था कि वो अब वापस मुड़कर रजा के पास नहीं जाएगी। सनम ने सोचा वो किसी ट्रक या गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगी, अब यही बेहतर होगा। सनम रोती सिसकती रोड पर बदख्वासी से चल रही थी। आगा जान से उससे इसी बर्ताव किया था, उसे सख्ती से बात की थी, उसे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था। सनम ने सोचा कि उसके साथ क्या क्यों हो रहा था, इतना बुरा, इतना दुख दर्द से क्यों मिल रहा है। उसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर क्यों उसके साथ इतना ज्यादा बुरा हो रहा है? इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत सब उसके ही हिस्से में आ रही हैं। सनम यही सोचती हुई सड़क पर चल रही थी, आंखों से आंसू तर तर बह रहे थे। सनम का सर एक बार फिर से घुमा और इस बार वो सर पकड़कर संभाल ना पाई और किसी ने मजबूती से गिरने से बचाया था। सनम ने बंद होती आंखों से अपने सामने खड़े फरिश्ते सिर्फ शख्स को देखा और बेहोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? ये रही किस्त,
اور پڑھ کر لازمی کمنٹ کریں، اور جنہیں ایپیسوڈ پسند نہ آئے وہ مہربانی کر کے غلط کمنٹس نہ کریں، اور نیکسٹ نائٹس کے علاوہ بھی کچھ کمنٹس کر دیا کریں، اور جنہیں پچھلی ایپیسوڈ پڑھنی ہے وہ گروپ میں نام اور میرے چینل کو وزٹ کریں اور وہاں سے باقی ایپیسوڈ دیکھ لیں۔ باقی بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے، بس آپ کا سپورٹ بنے رہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔